तो दोस्तों, शैलेश पांडे जी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारी एंकर कह रही थी कि हम स्मार्ट सिटी की बात करेंगे। स्मार्ट सिटी बाद में आती है, पहले स्मार्ट मैन आता है। तो शैलेश पांडे एक स्मार्ट व्यक्ति हैं, शकल सूरत से भी, व्यक्तित्व से भी। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि वो अच्छी खासी काम कर रहे थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनको ऐसा कौन सी मतलब ये बात हुई कि उनको विधायकी में आने का सूझा। ये हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं या शिक्षा जगत से हैं, संस्कृति से हैं, उनके मन में भी ये बात आती होगी कि यार कभी अपन भी, चाचा हमारे एमएलए, एक सीरियल आता है तो लोग सोचते हैं कि हम ही एमएलए बने। तो आपके मन में ये बात कैसे आई? सबसे पहले सुभाष जी आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, वरिष्ठ जनों को भी मेरा सादर प्रणाम है और एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा प्रश्न किया सर आपने। बचपन से ऐसा समय हर बच्चा होता है जो कुछ ना कुछ सपना देखता है, कुछ ना कुछ करता है जी। तो हम फिल्में देखते हैं अगर बचपन में, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अमिताभ बच्चन है, शत्रुघ्न सिन्हा है या वैसा है, वो बहुत अच्छा एक्टर है वैसा। जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हमारे आदर्श उस वक्त कपिल देव हो जाता है या कोई और हो जाता, क्रिकेटर हो जाता है सभी। और अगर हम अपने देश को देखते हैं तो उसमें हमारे जो महापुरुष हैं या कि हमारे राजनेता हैं या हमारे जो कलेक्टर होते हैं या पुलिस के अधिकारी होते हैं, ये सब हमारे आदर्श होते हैं, टीचर होते हैं। तो सबसे पहली बात यही थी कि मैं अपनी एक सामान्य नौकरी ही करता था और उसी नौकरी को आगे बढ़ा के रखा था और मेरा काम यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का भविष्य बनाना। लेकिन जो एक बचपन से एक भावना थी कि देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा कैसे करते, इतना तो पढ़ा लिखा नहीं था कि अब आईएएस आईपीएस में सिलेक्ट हो जाता, इतना पढ़ने में भी होशियार नहीं था कोई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का था और उसके बाद अपनी एक प्राइवेट नौकरी 20 साल करता रहा। उसी के माध्यम से लोगों से जुड़ाव, बिलासपुर के लोगों से जो हमेशा जुड़ाव रहता था। कार्यक्रमों में जाना, स्कूल कॉलेज में जाना, बातचीत करना, संवाद करना, और बेसिक उद्देश्य जो था वो केवल जन सेवा का था। वो अंदर से भाव आया जब हमारे शंकराचार्य जी जो है, पुरी के शंकराचार्य, उनके सानिध्य में मैं आया तो उन्होंने राष्ट्रोत्कर्ष की हमेशा बातें करी और वो एक मेरे लिए आदर्श थे। और इन सब बातों को समाहित करते मेरे मन में था कि, और फिर वो भावना और भी आगे बढ़ी और मैं बिलासपुर की सेवा करना चाहता था। मेरे मन में आया मुझे करना चाहिए और ये सारी भावनाएं मिलके मुझे इस दिशा में लेकर आई सर। अभी आप चाहते हैं कि बहुत हैदराबाद जैसी तो नहीं, पर आपको लगता है कि बिलासपुर में रायपुर जैसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, जिसके लिए आप बार बार बात भी करते हैं। तो इस दिशा में आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में हम जितना जानते हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री के नज़दीक हैं, तो आप बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस तरह की पहल चाहते हैं, या एम्स जैसा संस्थान भी आप चाहते हैं? सर बिलासपुर ही क्यों, पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो पिछले जब से हमारी सरकार आई है 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में 2.5 वर्ष कोरोना काल ही का ही निकला है। तो और उस पूरे पीरियड में हम लोग स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में चिंता किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बात की है। अगर हम अधोसंरचना को जोड़ते हुए इसमें देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो हमने हमारे जितने भी बिलासपुर के सिटी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो सिम्स हो जहाँ हम बैठे हुए हैं, या हमारा जिला अस्पताल हो, तो हमने इसको और ज़्यादा इक्विप्ड किया है। लगभग आज सरकार बिलासपुर में कब से यहाँ सीटी स्कैन एमआरआई नहीं हो पाती थी शहर में, हमारे सिम्स में हमने वो लाके करवाई, उसको 20 करोड़ रुपए लगे। इसके साथ साथ 10 से 15 करोड़ रुपए और हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने बनाए।
तीसरा बड़ा काम जो हुआ हम लोगों ने कि कोनी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया, जो कि 300 बिस्तर का है, और वो लगभग 300 करोड़ का हॉस्पिटल लगभग रेडी हो गया है, उद्घाटन के उसमें आ गया है, 3 साल में बन गया। चौथा बड़ा काम अभी अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई है कि हम लोग केंद्र सरकार से बिलासपुर में जो है एम्स की स्थापना की जाए, क्योंकि बिलासपुर एक बड़ा संभाग है और सरगुजा भी एक बड़ा जगह, तो हम लोग को रायपुर में जाना पड़ता है एम्स में भर्ती होते हैं अगर कोई, तो हमारे बिलासपुर में एम्स की मांग हमने केंद्र सरकार से भी की है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी, तो आने वाले समय में बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल भी खुलेगा। तो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत बेहतर बने, इसके लिए हम लोग बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं सर। एक नाम आता है बिलासपुर जिले का, जब नाम आता है तो गनियारी का नाम आता है, जहाँ पर कुछ युवक हैं जो अपना कैरियर छोड़ के बड़े शहर को छोड़कर आते हैं डॉक्टर, और गनियारी जैसी जगह में काम करते हैं और अपने काम से वो पूरे देश में अपना नाम करते हैं अपने। पर हम देखते हैं कि लगातार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, पर चिकित्सकों का अभाव है और वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। चाहे कितनी बार पोस्ट निकलती है, सरकार भी परेशान है, बार बार पैसे बढ़ाती है, उसके बाद भी देखते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र जो हैं खाली हैं, सुविधाएं तो विस्तारित हो रही हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुभाष भैया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 4 सालों में हम लोगों ने करीब करीब 600 डॉक्टरों का जो है वो नियुक्ति किया है। इसके अतिरिक्त जो है मानव संसाधन स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कमी थी, ये छत्तीसगढ़ थोड़ा इससे पिछड़ा हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगभग कोशिश करी है कि 5 से 6 हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और खोले हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में पहले मेडिकल कॉलेज मेरे ख्याल से 4-5 ही हुआ करते थे, अभी मेरे ख्याल से कितने मेडिकल कॉलेज हैं, लगभग 12 के आसपास पहुंच गए। 12 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खुल गए हैं और 1 मेडिकल कॉलेज और खुलने वाला है, हम लोगों ने मांग करी है। तो पहले डॉक्टर्स कम बन पाते थे, अब डॉक्टर्स जो है हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो 4 से 5 साल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर छत्तीसगढ़ को मिल पाएंगे। ये हम लोगों ने, ये हमारे विज़न जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी का था। तो जो मानव संसाधन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको लगातार बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टरों की कमी हो पाएगी, क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए हैं सर। मुझे एक चीज़ और बिलासपुर के बारे में अच्छी लगती है कि छत्तीसगढ़ का एक शहर भिलाई था जो एजुकेशन हब के रूप में थोड़ा जाना जाता था, वहाँ पर बच्चे पढ़ने जा रहे थे। अभी बिलासपुर में, पूरे बिलासपुर में देखने मिलता है कि बच्चे बहुत पढ़ने आ रहे हैं, करीब 20,000 बच्चे बाहर से पढ़ने आए हैं और एक लाइब्रेरी कल्चर यहाँ विकसित हुआ है। उसमें किताबें तो नहीं है, एक नया कॉन्सेप्ट है कि किताबें नहीं है पर बच्चे अपनी किताब ला रहे हैं और कई घरों में लाइब्रेरी बनी है। तो क्यों नहीं हम बिलासपुर को कोटा की तरह, राजस्थान के कोटा की तरह विकसित करें और इसको एक एजुकेशन का बड़ा हब बनाएं? इस दिशा में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बिलासपुर में बाहर से बच्चे करीब 30,000 बच्चे पीएससी की कोचिंग करने के लिए आते हैं और भी कोचिंग करने आते हैं। तो बिलासपुर का शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और हमारी सरकार ने, अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन हब को बनाने के लिए इस दिशा में काम भी कर रही है। अभी हम लोगों ने पिछले 4 साल में लगभग विधानसभा की बात करें बिलासपुर की या बिलासपुर नगर निगम की बात करें, महापौर जी भी बैठे हुए हैं, 9 स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है हमारे इंग्लिश मीडियम के हमने प्रारंभ किए, जो पहले नहीं हुए थे। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो इससे शिक्षा का स्तर, अब केवल स्कूल ही नहीं खोल रहे हैं, हम स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम कॉलेज भी खोल रहे हैं और लगभग स्कूल और कॉलेज इंग्लिश मीडियम के जो खुल रहे हैं, लगातार बिलासपुर का जो शिक्षा का स्तर है सर वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो निजी तौर पर जितने स्कूल हमारे खुले हुए बिलासपुर में, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल के स्कूल भी बिलासपुर में खुले हैं, मैं इस स्कूलों में भी मैं गया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम शिक्षा के क्षेत्र में सुभाष भैया बिलासपुर कर रहा है और आने वाले समय में जो आपने कहा है
कि हमें एक थोड़ा सा दूर हटके एक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स खोलना चाहिए, जिससे कि जो ये 20 से 25 हज़ार बच्चे जो हैं जो कोचिंग सेंटर करते हैं, उनके रहने का और उनके पढ़ने का एक स्थान शहर में थोड़ा सा अलग स्थान पर होना चाहिए। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी वगैरह से बात करूंगा। मुझे लगता है कि महापौर जी हम लोग साथ रहेंगे तो ये काम, अभी नगर निगम सीमा बढ़ी भी है तो उस पर संभव हो सकेगा ये काम। तो मैं आपकी मंशा को आगे बढ़ाता हूं और महापौर जी आपके साथ रहें, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आपके साथ मंच साझा करें। तो मैं महापौर जी यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आएं, क्योंकि मामला बिलासपुर का है। आइए साहब, स्वागत है आपका। हमारे बीच मंच पर महापौर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रामशरण यादव जी के स्वागत के लिए मैं रचना मैम से विनम्र आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। और इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर हो रही है। प्रधान संपादक जी सुभाष मिश्रा जी और माननीय विधायक शैलेश पांडे जी, और अब हमारे पास मंच पर हमारे साथ महापौर रामशरण यादव जी भी उपस्थित हैं और विस्तृत रूप से चर्चा होगी बिलासपुर शहर के विकास को लेकर। तो जैसा कि हमारे बीच में राम शरण यादव जी हैं, पूरी एक पार्टी राम के शरण में चली गई थी और अब आपकी पार्टी जो है वो कौशल्या माता की शरण में है। तो आप जो है राम वन गमन पथ परिपथ भी बन रहा है, तो आप ये जो राजा राम है, राम लला है और आपका नाम भी है, तो आप माँ के साथ हैं कि बेटे के साथ हैं? सबसे पहले मैं सभी उपस्थित सज्जनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और हमारी पार्टी जनता के शरण में है। क्या बात है, क्या बात है। कल मुख्यमंत्री जी ने छेरछेरा में मांगना शुरू कर दिया था मठपारा से, तो वो चूंकि परंपरा में था इसलिए मांग रहे थे, पर मुझे लगा कि थोड़े दिन बाद तो सबको छेरछेरा करना है। जी जी, कल हम लोगों ने भी छेरछेरा में वोट मांगा है। शुरू हो गया, वार्ड नंबर 16 में इलेक्शन चल रहा है। कोई कहता है कि कवि की कविता बैठे हैं कि ये मेरे देश का कैरेक्टर है, जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। तो अब चूंकि मांगना तो है, अब चूंकि अपने काम के नाम पे मांगते हैं, कई बार राम के नाम पे मांगते हैं, कई बार धर्म के नाम पे मांगते हैं, कई बार जातियों के नाम पे मांगते हैं, तो बहुत तरह की चीजें मांगते हैं। तो चूंकि आपको तो मांगने में थोड़ा लेट लगेगा, पर अभी शैलेश जी को तो 9 महीने में ही एक बार फिर जाना है, तो आप ऐसा क्या क्या बताएंगे लोगों के बीच में कि भाई मैं शैलेश पांडे जो एजुकेशन छोड़कर आपकी सेवा में आया हूं, तो मैंने या मेरी सरकार ने 4 साल में या आने वाले समय में ऐसा काम किया कि आप हमारी सरकार को या हमें वोट दें। देखिए, बहुत सारे काम हैं जो कि प्लानिंग के तरीके से हुए। सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करते हैं कि बिलासपुर की एक वर्षों पुरानी मांग थी जो अरपा के लेकर, अरपा नदी को लेकर, तो अरपा नदी हमेशा ही सूख जाती थी, वहाँ माइनिंग्स वगैरह होती रहती थी। हम कभी भी अरपा को लेकर कंक्रीट काम नहीं कर पाए थे, लेकिन हमारी सरकार जब आई तो हमने अरपा को लेकर कंक्रीट काम किए और उसमें हम लोगों ने 2 बैराज बनाए सबसे पहले, जिसमें शिव घाट बैराज और पचरी घाट को, और इसमें लगातार 4 MCM पानी पूरा उसमें रोका जाएगा दोनों बैराज में। तो हमारे बिलासपुर का एक समस्या अब आने लगी थी कि जल स्तर लगातार गिरता जा रहा था और भूगर्भ जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। पूरे छत्तीसगढ़ का 11,000 MCM के आसपास है। तो इस जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमको नदी में बैराज बनाना था। मुझे ऐसा लगता है सर, सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो देश में वो शहर बहुत खूबसूरत माने जाते हैं जिन शहरों के बीच से नदी निकलती है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे शहर के बीच से नदी निकलती है। उसका सौंदर्यीकरण करना है, तो बैराज का काम भी हम लोग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी से हम दोनों तरफ नदी के आसपास जो है वो
4 लेन सड़क भी बना रहे हैं, नया ब्रिज भी पीडब्ल्यूडी के 2 सैंक्शन हो गए हैं सर। तो लगभग करीब 600 करोड़ का जो काम है सर, वो फेज़ 1 में चल रहा है और वो काम चल रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं, उन्हें पूर्ण होना है और फेज़ 2 के काम फिर चालू होंगे। तो ये अरपा नदी एक बहुत बड़ी मांग थी, अरपा नदी की सुंदरता, उसका संरक्षण और साथ ही साथ शहर को और बढ़िया बनाना, तो वो काम हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है अरपा नदी को लेकर। दूसरी बात सर, बिलासपुर में बहुत सी मांग थी कि बिलासपुर में उद्योग खोलने हैं, ये सारे काम करने हैं। तो अभी इन 4 सालों में सर हम लोगों ने 70 उद्योग खोले सेलर में, यहाँ पर 70 उद्योग नए खुले हैं पिछले 3 सालों में। वो भी एक अच्छा हुआ कि उद्योग की दिशा में बिलासपुर आगे बढ़ा है। अब बात ये आती है कि यहाँ अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे इंस्टीट्यूशन लाने हैं। तो एक बड़ी मांग थी कि बिलासपुर में एयरपोर्ट चालू हो और हवाई सेवा शुरू हो सके। तो हवाई सेवा शुरू करने के लिए हम सभी, मैं सबकी तारीफ भी करूंगा, सभी दलों की, चाहे कोई भी दल हो, सभी ने एक साथ होकर जो है हम लोगों ने हमारी सरकार से, हम मुख्यमंत्री से मांग रखी थी और हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास हमने 22 करोड़ रुपए पहले साल ले लिया, अभी उन्होंने 28 करोड़ रुपए दिया है, टोटल वो 50 करोड़ रुपए दे चुके हैं, जिससे कि आज बिलासपुर में 3C कैटेगरी का जो है वो हवाई केंद्र है और हमारा बिलासपुर जो है दिल्ली, इलाहाबाद और जबलपुर, इंदौर, भोपाल वगैरह से जुड़ा हुआ है और 3C नाइट लैंडिंग का भी काम शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने में इंस्पेक्शन हो जाएगा। जब नाइट लैंडिंग के इक्विपमेंट लग जाएंगे तो फिर आने वाले समय में हमारे सामने 4C का वो रह गया है और बहुत जल्दी 4C कैटेगरी का बन जाएगा। तो बिलासपुर एक पूरे देश से कनेक्ट अच्छे से हो जाएगा, तो बिलासपुर और भी बढ़िया बनेगा। इसके अलावा तिफरा में ब्रिज भी बहुत जल्दी हम 3 साल में हमारी सरकार ने बनाया, जिससे बहुत ज़रूरत थी बिलासपुर, क्योंकि लगातार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बताया है और नगर निगम सीमा का विस्तारीकरण करके बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी बनाया। अब इसकी घोषणा औपचारिक मात्र बची हुई है। तो ये सारे काम जो है हम लोगों ने बिलासपुर को आगे बढ़ाने के लिए, एक आने वाले भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए सोचते हुए ही करे हैं और इसी दिशा में हम लोग और भी काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। महापौर जी लगातार सुबह से शाम दौरा करते हैं हमारे और हम लोग काम कर रहे हैं साथ मिलके। सभी का साथ मिल रहा है, सभी का सहयोग भी है और जितना बेहतर हो सकेगा उतना हम काम कर सके बिल्कुल दिखाएंगे। शैलेश जी, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सैकड़ों नदियाँ, मैं जानता हूं कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो अभी आप कह रहे थे कि उद्योग लग रहे हैं और उद्योगों की जो गंदगी है वो अरपा में जा रही है, तो इसको कैसे रोकेंगे? एक तरफ अरपा के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्योगों से निकलने वाला, और ये केवल बिलासपुर नहीं है, हम कानपुर से लेके पूरे देश में जितने भी जगह जहाँ उद्योग स्थापित हैं वहाँ गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और हम अगर नदियों के प्रति अभी से सजग नहीं हुए तो उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको इसमें और इनपुट देता हूं कि हम बिलासपुर में लगभग 8 करोड़ लीटर पानी डेली निकालते हैं बिलासपुर से, बिलासपुर शहर को पानी पिलाने के लिए या निस्तारी के लिए या किसी भी काम के लिए। ये 8 करोड़ लीटर पानी जो है वो नाले से बहकर जाता है। चूँकि इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अरपा नदी के दोनों तरफ 4 लेन सड़कें बन रही हैं उसी में नाला निर्माण भी किया जा रहा है। तो हमारे पास 5.5 किलोमीटर का नाला पूरा रेडी हो गया है। तीन फेज में एक नाला बन रहा है बिलासपुर शहर में और वो नाला 2 मुहानी में जाके मिलेगा, जहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिसमें हम उस नाले के पानी को ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो नाले का काम भी पैरेलल काम चल रहा है स्मार्ट सिटी की सड़क के साथ साथ। तो उसमें लगभग अभी 93 करोड़ का उसमें शायद टेंडर हुआ था, 94 करोड़ का, और इसके साथ साथ लगातार 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि नाले का भी जो है प्रबंध, गंदे पानी का प्रबंध किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले ये काम कभी नहीं किया गया था। हमारी सरकार ने ये काम शुरू कर दिया है। अब शुरू किया है, लेकिन काफ़ी लंबा नाला है तो उसको बनने में टाइम लगेगा। जी महापौर जी, ये अभी शैलेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बार बार स्मार्ट सिटी का नाम आता है। मैंने पिछले दिनों, हो सकता है मेरे पढ़ने में गलती हुई, कि स्मार्ट सिटी
में महापौर को जो वित्तीय अधिकार होना चाहिए उस तरह के अधिकार नहीं है। इसको लेकर आपने कोई पिटीशन भी दायर की है क्या? नहीं नहीं, मैंने पिटीशन नहीं दायर किया है, जनहित याचिका दायर हुआ है जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी में किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं रखा गया, ना कि महापौर, ना तो उसमें सांसद है, न विधायक है, न कोई है। तो ये स्मार्ट अफसरों की कारस्तानी है क्या? नहीं नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि हमारा सरकार रहने के पहले जी। स्मार्ट सिटी का गठन हुआ। हाँ हाँ। और स्मार्ट सिटी का गठन केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाया गया होगा, बहुत सारे स्टेटों में महापौर और जनप्रतिनिधि लोग को रखा गया है, लेकिन बिलासपुर और रायपुर में ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी चीज, वित्तीय स्थिति नहीं, हम लोग उसमें है ही नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि नगर निगम पॉपुलेशन के हिसाब से स्मार्ट सिटी का गठन होता है और स्मार्ट सिटी का गठन होने के बाद उसको एक निश्चित सीमा में बांध दिया गया है। जो 16 वार्ड है उसके दूसरे वार्डों में स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। ये हमारे नगर निगम के लिए सबसे बड़ी कमी है। और स्मार्ट सिटी के गठन में केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 50% शेयर होता है। तो पैसा हम पूरा दे रहे हैं। 56 करोड़ रुपए हमने दिया पहले किस्त में, 58 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अभी 200 करोड़ राज्य ने दिया, 200 करोड़ केंद्र ने दिया, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन वो एक बहुत कम समय में, कम जगह में चल रहा है। इसको अगर एक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा हम सब लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी रखे थे कि नगर निगम के पॉपुलेशन के हिसाब से गठन होता है स्मार्ट सिटी का, और इसको पूरे 70 वार्ड में अगर कर दिया जाए तो हमारे शहर का विकास बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। उसमें अभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, वो पहले भी कई राज्यों में बोल चुके हैं, कल भी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। डबल इंजन की सरकार का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार हो। तो ये स्मार्ट सिटी का मामला कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमारी सरकार होगी तभी हम इसको लागू कराएंगे जैसे दूसरे राज्यों? इसमें ये भी तो सोचा जा सकता है कि हमारी सरकार केंद्र में बैठ जाए तो राज्य और केंद्र का डबल इंजन हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और शैलेश जी भी गए थे वहाँ, अपना पैर जो है मोच करा के आए हैं। तो कोशिश तो ये जारी है। पर मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, इसको लेकर आप दोनों क्या सोचते हैं? सर देखिए, ये बात सही है कि जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी का काम हुआ है शहर में, वहाँ सड़कें सुंदर बन रही हैं, वहाँ चौड़ी बन रही हैं, वहाँ पर जो फुटपाथ हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो शहर का एक सौंदर्यीकरण है, माननीय महापौर जी का जो कहना है वो यही है कि एक सीमित क्षेत्र में चूंकि बांध दिया गया है उसके कार्य को स्मार्ट सिटी, कुछ वार्डों में, पर आई थिंक 25 वार्ड है इसमें, 25 वार्ड, तो 25 वार्ड्स केवल उसमें वो हैं, एंड वी हैव 70 वार्ड्स इन बिलासपुर नगर निगम। तो वो ये कह रहे हैं कि हम 25 वार्डों के शहर को बहुत सुंदर बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें 300-400 करोड़ रुपए लगातार लग रहा है और काम चल रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे काम होने। तो होता क्या है सर कि हम लोग बाकी वार्डों में भी जाते हैं। अब जैसे मेरे विधानसभा में 40 वार्ड हैं, तो 40 वार्ड में स्मार्ट सिटी तो 25 ही वार्ड में है। तो वो 15 वार्ड के लोग तो मुझसे कहते हैं कि स्मार्ट सिटी से पैसा दिलवा दो, या नाली बनवा दो, सड़क बनवा दो, ये करवा दो। ऐसा होता है। अगर हम दूसरे विधानसभा, महापौर जी 70 वार्डों में घूमते हैं, सब जगह वो भी जाते हैं, हम लोग जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधियों की मांग लगातार रहती, पार्षदों की, सम्मानी पार्षद बाहर बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, किसी को भी हों, तो उनकी बातें मांग होती, और जनता की भी मांग होती कि वहाँ तो मिट्टी तेल गली तो बड़ी सुंदर बनी हुई है, वो व्यापार विहार की रोड बड़ी सुंदर बनी है, वेयर हाउस रोड बहुत सुंदर बना दी है, अब नेहरू चौक वाली रोड, कलेक्ट्रेट रोड बहुत सुंदर बन रही है, तो वहाँ का भी कुछ और अच्छा होना चाहिए। तो वो कहना चाहते हैं कि वो बंधन जो है थोड़ा सा अगर हटे और उसको फिर से रीथिंक किया जाए, तो बिलासपुर शहर जो है, चूँकि इसमें बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जो सरकार थी और पूर्व में जो नगर निगम था,
वो थोड़ा छोटा नगर निगम था। तो छोटा नगर निगम तो उसमें वर्चस्व बिलासपुर विधानसभा का ज़्यादा था। अब वर्चस्व उसमें 5 विधानसभाओं का है, तो सभी विधायक साथी भी हैं इस नगर निगम में, 5 विधायक हो गए हैं। तो सबकी मांग रहती कि वो फंड उधर आ जा सकता है क्या। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लगातार संपर्क करें माननीय मंत्री जी से भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जो भी है बिलासपुर को स्मार्ट और सुंदर बनाना है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले लोग बिलासपुर के बारे में कहते थे कि इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, जिधर देखो उधर ही खुदा है। तो पूरा शहर खुदा हुआ था और बहुत लोग परेशान थे। बिल्कुल सही। तो भाइयों बहुत लोग उसमें खुद भी गए, ये भी आप जानते हैं कि उस खुदाई में कई लोग खुद भी गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया और भारत बन रहा है, कि कुछ वार्डों में स्मार्ट सिटी हो रही, तो वो इंडिया की बात हो रही, क्योंकि हम अपने देश में 2 तरह की व्यवस्था कई बार देखते हैं और लोगों को ये तकलीफ भी रहती है कि सारा डेवलपमेंट कुछ खास जगहों पे होता है, शहरों को लेके लोग बोलते हैं, और कुछ जगहों पे डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है और जो आप खुद जिससे जूझ रहे हैं, क्योंकि आप अपने मतदाता को या अपने नागरिक को कैसे बताएंगे कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये कई बार आपको समझाने में भी दिक्कत होती होगी। तो ये कहीं नहीं लगता कि ये जो कंसेप्ट है इसमें कुछ खोट है? आपने ठीक कहा, बिलासपुर का नाम खोदापुर हो गया था और काफ़ी बदनामी थी इसको लेकर, क्योंकि सीवरेज प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया था और वो बहुत ही गलत तरीके से रन हुआ। आज भी वो असफल है और पाइप वगैरह टूटे हुए हैं। तो उसका तो वो फेलियर प्रोजेक्ट है। लगभग 450 करोड़ रुपए जो है बर्बाद कर दी गई सरकार के, जनता के पैसे। और इसको लेकर कई बार जांच की मांग भी करी है। अब मुझे उम्मीद है जल्दी ही जांच भी इसकी बैठेगी। इसके कारण खोदापुर नाम रखा गया था, लेकिन उस खोदापुर को उसको ठीक करना तो काम अब हम लोग का हो गया है, तो उसको लगातार ठीक कर रहे हैं। जहाँ सब लगातार सड़कें धंस रही हैं, 2008 से जो काम सीवरेज में हुआ है उसका परिणाम आज बिलासपुर भुगतता है कि कहीं भी अचानक सड़क धंस जाती। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो रेस्टोरेशन हुआ वो केवल मिट्टी से किया गया, जबकि रेस्टोरेशन उसमें रेती से होना चाहिए था। ऐसी समस्याएं हैं, कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं काम में, उसको हम लोग कर रहे हैं, बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिलासपुर जो है एक सुंदर और बहुत अच्छा शहर बनेगा सर, मुझे पूरा विश्वास है सर। ठीक है, मैं शैलेश जी चूँकि अपना व्यस्त समय निकाल के आए थे और वो चाहते हैं कि बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उनके मन में अरमान भी हैं, तो शैलेश जी को हम विदा देंगे और महापौर जी और उनके साथ हम 2 और साथियों को, अजय श्रीवास्तव और सुहेल हक साहब को यहाँ आमंत्रित करेंगे। तो मैं पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद।